हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बिल्कुल मन से, बिल्कुल दिल लगाकर अपनी पढ़ाई में आप बिजी होंगे। ठीक है, क्योंकि आगे है आपका बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में तो प्रिपरेशन अभी से आपको करनी पड़ेगी। तो हम आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है वृषण की आंतरिक संरचना। हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि वृषण का जो आंतरिक भाग होता है, टेस्टिस का आंतरिक भाग, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, कैसे कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे। ये पूरा आपका क्या हो गया, वृषण या टेस्टिस। आपको पता है कि ये बाहरी कवर द्वारा ढका होता है, जिसको बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश के अंदर क्या पाया जाता है, वृषण या टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है, जो आपके वृषण है, उसके अंदर भी कई कंपार्टमेंट होते हैं। ये कई भागों में, कई खानों में बटा होता है। ऐसा नहीं कि पूरा भाग एक ही है, ये कई खानों में बटा होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के ये कमरे, कंपार्टमेंट बने होते हैं। अब इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इनको हम बोलेंगे वृषण पालिका, या इसी को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये खाने जो हैं, ये इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका कहलाता है। अब ये जो प्रत्येक पाली है ना दोस्तों, इसमें पाई जाएंगी शुक्रजनक नलिकाएं, सेमेनिफेरस डक्ट या ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा बैक चलते हैं, रिवर्स। तो ये जो शुक्रजनक पालिका है, ये प्रत्येक वृषण में इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसकी संख्या होती है 250। ठीक है, 250। एक वृषण में आपको पता है कि 2 वृषण होते हैं, और एक वृषण में इन पालिकाओं की संख्या कितनी होगी, 250। क्या है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, 250। अब ये जो पालिकाएं हैं, इन पालिकाओं के अंदर पाई जाती हैं शुक्रजन नलिकाएं। ठीक है, अब ये जो शुक्रजन, अगर हम यहाँ पे इस तरह से का बना के चित्र आपको समझाएं, तो ये आपकी पालिकाएं होंगी। इसके अंदर दोस्तों पाई जाती हैं शुक्रजनक नलिकाएं। कितनी होती हैं, एक पालिका में 3 शुक्रजनक नलिका होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 हैं, ठीक है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होंगी, 3। तो अगर इसका इंटू कर दोगे तो टोटल आपके क्या निकल आएंगी, किसकी संख्या निकल आएगी, शुक्रजनक नलिकाओं की। 250 में 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 750। मतलब एक टेस्टिस में, एक वृषण में शुक्रजन नलिकाएं कितनी होंगी, 750। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे ये आपके शुक्रजनक नलिकाएं होंगी। इन शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं शुक्रजन कोशिकाएं, और शुक्रजन कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। ये आपकी क्या होगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका। वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका में कितने शुक्रजनक नलिकाएं, 3। और इन शुक्रजनक नलिकाओं में क्या होती है, शुक्रजन कोशिकाएं, जो किसका निर्माण करेगी, शुक्राणुओं का। और दोस्तों इन्हीं में क्या पाया जाता है, इन्हीं में पाई जाती है अंतराली सेल या लीडिंग कोशिका। इसके अंदर पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो ये पाई जाती है शुक्रजनक नलिका के अंदर, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। काम क्या है, ये करती हैं कौन से हार्मोन्स का स्रावण, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करेगी। कौन, शुक्रजनक नलिका में क्या बनेगा, अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, ठीक है, लिंगों में परिवर्तन या बड़ा होना, तो ये सब किसका काम है, ये सब काम है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, उनमें उत्तेजना का विकास करना, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होना,
तो ये सब यही हार्मोन्स इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। अब यहां से देखिए टेस्टोस्टेरोन ये हो गया। अब इसके अंदर शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती। अब इन शुक्राणुओं को पोषण भी चाहिए। अब पोषण भी देने का काम इसी के अंदर एक पाई जाती है, कौन सी कोशिका दोस्तों? सरटोली, सरटोली कोशिका, ठीक है। किसके अंदर? ये सारी चीजें कहाँ पाई जा रही है? शुक्रजनक नलिका के अंदर। अब ये जो सरटोली कोशिका है ये क्या करेगी? जो विकसित होता शुक्राणु है, शुक्रजनक कोशिकाओं के द्वारा जो शुक्राणु बना है उनको आगे विकास के लिए सारा वातावरण कौन प्रोवाइड करवाता है? सरटोली कोशिका, ठीक है। ये तो हो गया इनका काम। अब यहाँ से शुक्राणु बन गया। अब शुक्राणु ये शुक्रजनक नलिका में बन गया। अब ये जो नलिकाएं हैं दोस्तों, आइए आप देख रहे हो, ये जाके एक इस तरह के जाल जैसी संरचना बना रही है, ये खुल रही है, बहुत सारी यहाँ पे नलिकाएं खुल के जाल जैसी इन्होंने संरचना बना ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? वृषण जालक, ठीक है। ये संरचना बन गई वृषण जालक की। अब ये दोस्तों ये जो वृषण जालक है फिर ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे जाके फिर से 15 से 20 नलियों में बढ़ जाएगी। ये देखो बटी है नलियां ये पूरी। अब ये नलियां आपके क्या कहलाएंगी? वास एफरेंसिया। ये किसका रास्ता है? ये शुक्राणुओं के निकलने का रास्ता है। ऐसा नहीं कि कहीं से ही निकल जाएगा, इनका रास्ता होता है। वृषण नलिका से निकला, इसमें पहुंचा वृषण जाल में, और वृषण जाल फिर 15 से 20 और नलिकाओं में खुलेगा, जिसको बोलते हैं वास एफरेंसिया। अब ये जो वास एफरेंसिया है दोस्तों, ये जो चौड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारे कीड़े हैं, ठीक है, ये शुक्राणु है, ठीक है। ये अतिकुंडलित नलिका होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एपिडाइडेमिस या अधिवृषण। क्या है? एपिडाइडेमिस, जो 3 भागों में बटी होती है। ये ऊपर का भाग, ये बीच का भाग, और ये नहीं, ये सबसे लास्ट का भाग, ये बीच का भाग, और ये सबसे ऊपर वाला सिरा। ये जो कैपुट एपिडाइडेमिस है, जो ये आपकी वास एफरेंसिया खुलती है ना, ये एपिडाइडेमिस के सबसे ऊपरी भाग में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं कैपुट एपिडाइडेमिस। याद रखना, वृषण जाल से वास एफरेंसिया ये नलिकाओं के रूप में, और ये नलिकाएं जिसमें खुलेंगी वो है कैपुट एपिडाइडेमिस। फिर ये सकरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग आपका क्या कहलाता है? कार्पस एपिडाइडेमिस। यहाँ से अब शुक्राणु यहाँ पहुंच गया, और सबसे ऊपर वाला भाग और ज्यादा कुंडलित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काडा एपिडाइडमिस। और यहीं से फिर नलिका थोड़ी सीधी होनी शुरू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शुक्र वाहिनी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? बताओ। वास डिफरेंस। किसको? शुक्र वाहिनी को, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज और, ये जो आपका अधिवृषण है जो 3 भागों में बटा है, सबसे ज्यादा जो शुक्राणु है यहीं पे संचित होते हैं। जो शुक्राणुओं का विकास होता है सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। संग्रहित भी होंगे, विकसित भी होंगे, बड़े होंगे, वो कहाँ होंगे? एपिडाइडेमिस या अधिवृषण में। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 1 महीने तक यहाँ पे इनका संचय होता है, और जब इनका कोई काम नहीं रहता तो धीरे धीरे ये टूटने लगती हैं, और टूटने इनका विघटन होता है, और जो हमारी प्रतिरक्षी सेल है इनको नष्ट कर देती हैं। तो ये पूरा किसकी संरचना हो गई? एपिडाइडेमिस की। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका अधिवृषण है या एपिडाइडेमिस है, उसको कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए, सबसे लास्ट का भाग जिसमें कौन खुलता है? जिसमें खुलती है कौन सी? वासा एफरेंसिया, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलेंगे? शुक्राणु वाहिका। शुक्राणु वाहिका। शुक्राणु वाहिका किस में खुलेगी दोस्तों? ये खुलेगी अधिवृषण में। और अधिवृषण फिर एक लंबी सी संरचना ये बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी फिर आपको पता ही है, आगे जब हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करवाएंगे। फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा किसमें? शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद ये किसमें जाएगा? प्रोस्टेट में, बल्बो यूरेथ्रल में, और इसके बाद ये कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा किसकी संरचना हो गई? एपिडाइडेमिस, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिवृषण। आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।